स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का 3 मार्च के पेपर में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण और वायरल प्रश्न। जितने भी वायरल प्रश्न सभी के उत्तर हम आप सभी को बताएंगे बिल्कुल लिख करके। और ये जो वायरल प्रश्न है ये आप सभी की 3 मार्च सामाजिक विज्ञान के पेपर में 101% गारंटी की बिल्कुल पक्का आएगा, छपा रहेगा सभी क्वेश्चन। ठीक है, मात्र आप सभी लोग मात्र 1 घंटा इन वायरल प्रश्नों को सुन लीजिए। आप सभी को इतना अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आपको 100% गारंटी पूरे के पूरे क्वेश्चन के आंसर मात्र 1 घंटा में तैयार हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, और आप सभी लोग का सामाजिक विज्ञान में पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर आएगा, ये मेरी 100% गारंटी। आप लोग मात्र इस वायरल प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। ठीक है, आपका पूरा का पूरा नंबर आएगा। आप लोग सामाजिक विज्ञान के 3 मार्च के पेपर में बिल्कुल धुआं धुआं कर देंगे, आग लगा कर आएंगे। पूरे के पूरे क्वेश्चन जितना भी यहाँ पे हम आपको बताएंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के पेपर में छपे रहेंगे। आप लोग पूरा का पूरा छाप के आइएगा। ठीक, और यहाँ पे हम आप सभी को सामाजिक विज्ञान के आपके पेपर में आने वाले सभी क्वेश्चन, ठीक है, यानी सभी प्रकार के वायरल जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम आपको बताएंगे, पूरे के पूरे आंसर के साथ बताएंगे। इसलिए आप सभी लोग अगर इस वीडियो को देख ले तो आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है सामाजिक विज्ञान में। यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है कि यहाँ पे राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ये राष्ट्रवाद है इसका प्रारंभ जो हुआ था वो फ्रांस से हुआ था। कहाँ से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। ठीक है, और अगर आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है यानी ये जो बहुविकल्पी है ये एक तरह से और भी दे सकता है, यानी राष्ट्रवाद का प्रारंभ कब हुआ था। ठीक है, और किस देश से हुआ था, तो वो फ्रांस से हुआ था। और कब हुआ था, तो 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो आपको इस तरह से याद कर लेना है। तो यहाँ पे यानी फ्रांस में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन क्या है। देखिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार जो न्यू पैटर्न है ना, इस बार आपके क्लास 10 साइंस में 20 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऑप्शन आएगा, इसलिए देखिए आपको ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन को भी तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें जो मुख्य भूमिका थी, ठीक है, वो ऑटो वन बिस्मार्क की थी। किसका था? ऑटो वन बिस्मार्क। तो यहाँ पे ऑप्शन ग राइट है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है यहाँ पे असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो जो असहयोग आंदोलन था जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था। ठीक है, गांधी जी ने कितने आंदोलन चलाए थे? 3 आंदोलन को चलाया था। ठीक है, पहला असहयोग आंदोलन है, ठीक है, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा जो था वो भारत छोड़ो आंदोलन था। और देखिए आपको इन तीनों आंदोलन का नाम भी याद कर लेना है और इसके पूरे विस्तार से याद कर लेना है, यानी असहयोग आंदोलन का पूरा कारण, ठीक है, कब चलाए गए थे, इन सब चीजों को याद कर लेना है क्योंकि ये आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आते हैं सामाजिक विज्ञान में। तो आपको इसको भी तैयार करना। तो यहाँ पे देखिए असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण जो था वो यहाँ पे रॉलेट एक्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन घ राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। तो यहाँ पे देखिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ठीक है, वो यानी कि भारत में कब गांधी जी द्वारा चलाया गया था, तो वो 1931 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ग राइट है। ठीक है, इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपके हाल ईयरली एग्जाम चल रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी हमारे चैनल पे सामाजिक विज्ञान के अर्धवार्षिक वायरल पेपर की भी वीडियो डेली अपलोड हो रही। अगर आप लोग नहीं देखे तो उसको जल्दी से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये अगर आप लोग तैयार कर लोगे तो ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आएगा, प्री बोर्ड में भी आएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में भी 100% गारंटी है कि पक्का आएगा। ठीक है, 101% हम आपको गारंटी देते हैं। जितने भी हम क्वेश्चन बताते हैं ना पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो आर्थिक महामंदी जो है इसका प्रारंभ 1929 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है 6वां क्वेश्चन, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हम आपको जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन बता रहे हैं ना वो आपके एग्जाम में हर साल आने वाले क्वेश्चन है, लगातार आते हैं। ठीक है, और इस बार भी 100% गारंटी है कि पक्का आएगा। इसलिए आप लोग देखिए इसको जरूर तैयार कीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में बिल्कुल छप चुके हैं आपके पेपर में। तो यहाँ पे देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्यालय यहाँ पे न्यूयॉर्क में स्थित है।
इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध था उसका प्रारंभ 1914 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे 8वां क्वेश्चन, भूमि एक संसाधन है और यहाँ पे डैश डैश किया है और यहाँ पे 4 दिए हुए हैं ऑप्शन, उसमें से कोई एक यहाँ पे भराएगा। ठीक है, तो जो भूमि है वो क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। यहाँ पे देखिए लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, तो जो लाल पीली मिट्टी है वो मालवा प्रदेश में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे 10वां क्वेश्चन, चिपको आंदोलन संबंधित है। ठीक है, तो जो चिपको आंदोलन था वो एक परिवार के द्वारा चलाया गया था और ये वन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि क्या होता था कि पेड़ को ज्यादा से ज्यादा लोग काट रहे थे, तो एक ऐसी परिवार था, ठीक है, जो कि क्या किया कि पूरे लोग संगठन करके पेड़ों में चिपकने लगे कि अगर आप लोग पेड़ को काटोगे तो मुझे काट दो। ठीक है, तो इसलिए वो पेड़ में क्या हो गए, चिपकने लगे, जिसके कारण उस आंदोलन को चिपको आंदोलन नाम दिया गया। लेकिन जितने लोग भी चिपके थे, ठीक है, उसमें से आधे लोगों को काट दिया गया था उस समय, तो इसलिए ये आंदोलन चिपको आंदोलन कहा जाता है। तो ये किसके लिए, वन संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। तो ये जो जूट है ये क्या है, रेशेदार फसल है। इसमें से नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रबी की फसल है। अब रबी की फसल मतलब क्या होता है, यानी गर्मी की फसल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो कपास है, बाजरा है, धान है, ये सब किसमें उगते हैं, जाड़े के मौसम में होते हैं, सर्दी के। और ये जो दाल होती है ये किसमें होती है, रबी की फसल है, क्योंकि ये गर्मियों में होती है। इसको यानी जो दाल होता है उसको पकने के लिए गर्मियों में ही अच्छे धूप मिलते हैं। नेक्स्ट है हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से। तो जो हेमेटाइट है ना वो लौह अयस्क का है। ठीक है, यानी इसका संबंध किससे है, लौह अयस्क से है। इसके बाद नेक्स्ट है कोबरा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे देखिए जो कोबरा है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। राजमार्ग का मतलब क्या होता है, सबसे लंबा सड़क कौन सा है। ठीक है, और काफी अच्छा, तो वो कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है। इसको आप लोग तैयार रखिए। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे, यानी कि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, तो पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है वो यहाँ पे मुंबई में स्थित है। कहाँ पे, मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पे संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी। तो इंग्लैंड में हुई थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है मोस्ट बहुविकल्पी क्वेश्चन, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी। तो वो इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट है यहाँ पे 18वां क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो देखिए पहले 7 था, लेकिन अब क्या हो गया, 1 बढ़ गया है, जो कि 8 हो गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में मताधिकार की आयु क्या होती है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या पूछ रखा है कि भारत में, ठीक है, जब वोट देने लोग जाते हैं ना उसे मताधिकार कहते हैं। ठीक है, यानी वोट देने वाले जो लोग जाते हैं उसके उम्र कितनी होनी चाहिए कि वो वोट दे। तो इसका आप लोग आंसर खुद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आई होप कि ये चीजें सब लोग जानते होंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 20वां क्वेश्चन है, लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 26 जनवरी, 10 दिसंबर, 14 अगस्त और 15 अगस्त। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखित संविधान हुआ लागू वो 26 जनवरी को हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क राइट है। तो ये हो गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको जल्दी से तैयार कर लीजिए। आपके एग्जाम में 100% गारंटी है, पक्का आएगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित किन्हीं 2 दार्शनिकों के नाम लिखिए। ये जो क्वेश्चन है ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और हर साल आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रांस की क्रांति से संबंधित पहला जो दार्शनिक थे वो माल्टेस्क्यू थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माल्टेस्क्यू। और दूसरा जो फ्रांस के दार्शनिक थे वो वॉल्टेयर थे। कौन था, वॉल्टेयर था। तो यहाँ पे ये जो हैं यानी माल्टेस्क्यू और यहाँ पे वॉल्टेयर, ये जो दोनों हैं ये फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, आप लोग इनको जरूर याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में हर साल आता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो आपके एग्जाम में हर साल आता है, वो है कि फ्रांस के क्रांति के 2 परिणाम बताइए। ठीक है, या जैसा कि आप सभी को पता होगा कि फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए क्योंकि ये आपके ऑप्शन में आता है। तो फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट परिणाम क्या है कि फ्रांस से निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया। ठीक है, यानी जब फ्रांस की क्रांति हुई तो यहाँ पे जो निरंकुश राजतंत्र था उसका अंत हो गया। फ्रांस की क्रांति ने समानता, स्वतंत्रता तथा भ्रातृत्व की भावना का विकास किया है। ठीक है, यानी जब फ्रांस की क्रांति हुई तो लोगों में समानता और लोगों के साथ स्वतंत्रता होने लगा और इसके साथ साथ भ्रातृत्व की भावना भी उत्पन्न हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे परिणाम क्या थे कि न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन हुआ। जो न्याय था, ठीक है, उसका क्या हुआ? पुनर्गठन, यानी फिर से निर्माण हुआ, फिर से उन व्यवस्थाओं को चलाए गए और पूरे देश में समान कानून संहिता को लागू किया गया। ठीक है, तो ये हुआ फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम। आप लोग इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि 1929 ईस्वी में होने वाली आर्थिक महामंदी के 2 कारण लिखिए। ठीक है, यानी कि जो 1929 ईस्वी में महामंदी हुआ था, देखिए ये जो चीजें है ना, ये आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में सबसे ज्यादा पूछा है कि महामंदी कब हुआ था। तो यहाँ पे अगर आपको याद रहेगा कि हाँ 1929 ईस्वी में महामंदी हुआ था, तब तो आप लोग ऑप्शन सही करोगे। तो इसलिए आप लोग इसको भी तैयार रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1929 में होने वाली जो आर्थिक महामंदी था, ठीक है, उसके क्या कारण थे? पहला था कि उत्पादन की अधिकता और क्रय शक्ति में गिरावट। इसका क्या अर्थ है कि यानी कि बहुत ज्यादा उत्पादन होता था लेकिन उसकी जो मूल्य मिलता था, ठीक है, यानी जो उसका कर मिलता था वो बहुत ही कम मिलता था, उसमें क्या थी? गिरावट था। ठीक है, तो पहला तो ये कारण हो गया, इसी को कहते हैं महामंदी। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ये कारण हो गया। दूसरा क्या था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट का एक मुख्य कारण बहुत से देशों में स्वर्ण की कमी थी, यानी जो स्वर्ण है सोना, उसकी क्या थी? कमी थी। देखिए नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मृदा अपरदन क्या है? इसके 2 प्रमुख कारण बताइए। तो यहाँ पे देखिए जो मृदा अपरदन होता है, ठीक है, ये क्या होती है कि अगर ये जो खेत है, इस खेत की जो मिट्टी होती है, ठीक है, जब ज्यादा बाढ़ आ जाते हैं या जो पेड़ पौधे कट जाते हैं और बाढ़ आ जाता है, तो इससे क्या होता है? इस खेत की मिट्टी बह करके इस खेत में और इसके साथ साथ फिर समुद्र में भी चली जाती है, नदियों में भी चली जाती है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि इस खेत की मिट्टी इस प्लेस पर फिर उसके बाद यहाँ पे समुद्र में चले जा रहे हैं। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि खेतों की मिट्टी यानी मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो उसी को मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मृदा को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पे ले जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, मृदा अपरदन के 2 प्रमुख कारण क्या हैं? तो इस प्रकार है। पहला है कि वन्यमूलन से मृदा अपरदन की गति तेजी से होती है। इसे क्या कहते हैं? यानी कि अधिकतर जब वन कटाव होने लगते हैं, पेड़ कटने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि जो पेड़ होते हैं ना उसमें क्या होते हैं, उसके जड़ जो होते हैं वो मिट्टी को, मृदा को बांधे रखते हैं। ठीक है, अगर ये कट जाते हैं तो यहाँ से क्या होगा? आसानी से मिट्टियां इस पार चली जाएंगी। तो इसलिए देखिए वन्यमूलन यानी कि अधिकतर पेड़ों के कटाव के कारण मृदा बहुत ही तेजी से क्या हो रहा है? अपरदन हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरा कि नदियों में बाढ़ आने पर बड़े पैमाने पर भूमि का कटाव। ठीक है, बाढ़ आता है तो क्या होता है? एक खेतों से दूसरे खेतों में मिट्टी आ जाती है और इसी तरह नदी और तालाबों में चली जाती है। तो इससे क्या होता है कि मिट्टियों का काफी ज्यादा कटाव होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चाय उत्पादन 2 राज्यों का नाम लिखिए। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके जैसे क्लास 10 जो सामाजिक विज्ञान है उसमें मैप भरने के लिए आता है। ठीक है, मानचित्र। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके मानचित्र के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ये आपका सामाजिक विज्ञान में, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आता है। तो यहाँ पे देखिए चाय उत्पादन 2 राज्य है। पहला तो है असम, ठीक है, और इसके बाद दूसरा क्या है? पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा चाय उत्पादन? असम और एक पश्चिम बंगाल। आप लोग दोनों को तैयार रखिए। नेक्स्ट यहाँ पे है
सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? ठीक है, तो जो सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पर निर्मित है। इसको भी आप लोग याद रखिए, ये भी आपके मैप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोडरमा किस राज्य में स्थित है? ये किस खनिज से संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो कोडरमा है वो झारखंड राज्य में स्थित है और यहाँ पे अभ्रक की उत्पाद बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए ये अभ्रक उत्पाद खनिज से संबंधित है। क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? ठीक है, और जर्मनी राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया? ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हर साल आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है और आप लोग अगर दोनों क्वेश्चन का आंसर लिखते हो तभी आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगर एक ही क्वेश्चन का लिखते हो तो आपको सिर्फ 2 नंबर ही मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए जर्मनी के एकीकरण में जो सर्वाधिक यानी सबसे इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था वो ऑटो बिस्मार्क दिया था। कौन दिया था? ऑटो बिस्मार्क। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था कि जर्मनी राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया? तो देखिए जर्मन राष्ट्र का प्रथम जो सम्राट था वो विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से इसमें 2 क्वेश्चन है, आपको इसको तैयार कर लेना है और ये क्वेश्चन जो है ये आप सभी के बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी आएगा, तो इसलिए आप लोग इसको जल्दी से तैयार कर लीजिए। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है पूरे किताब से। इसके बाद नेक्स्ट है जो क्वेश्चन, ये भी बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। ये भी क्वेश्चन मोस्ट है। तो देखिए सबसे फर्स्ट परिणाम है कि फ्रांस से यानी कि निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया। ठीक है, जब फ्रांस की क्रांति हुई तो क्या हुआ कि फ्रांस में जो निरंकुश राजतंत्र था उसका अंत हो गया। ठीक है, समाप्त हो गया। फ्रांस की क्रांति से ठीक है समानता यानी आपस में समानता, स्वतंत्रता और साथ ही साथ यहाँ पे भ्रातृत्व यानी भाईचारे की भावना का विकास हो गया। एक दूसरे को लोग समझने लगे। ठीक है, और समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया जब फ्रांस की क्रांति हुई। तो इसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा है कि न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन हुआ, यानी जो न्याय व्यवस्था थी ठीक है वो पुरानी हो चुकी थी, इसकी फिर से गठन हुआ, नई व्यवस्थाएं लागू हुई और पूरे देश में समान कानून संहिता को लागू किया गया। ठीक है, तो ये रहे फ्रांस के 2 परिणाम, आप लोग तैयार कर लीजिए। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप सभी के बोर्ड के पेपर में बिल्कुल छप चुका है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो महामंदी है इसका कारण क्या है? तो ये जो महामंदी है ये वर्ष 1929 ईस्वी के आसपास महामंदी शुरू हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी के ऑप्शन में भी आता है। तो यहाँ पे देखिए ये महामंदी 1929 के आसपास शुरू हुआ था और 1930 के दशक के मध्य तक बनी रही, यानी 1929 से शुरू होकर के 1930 तक ये चला। इसके बाद इस अवधि के दौरान संसार के अधिकांश देशों ने उत्पादन, ठीक है, रोजगार, आय और व्यापार से अत्यधिक गिरावट को महसूस किया। यानी जब महामंदी हुआ, ठीक है, इसका नाम पूरा आर्थिक महामंदी है। इस टाइप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो महामंदी है इसका कारण क्या था कि महामंदी के समय क्या थे कि जो उत्पाद होते थे ठीक है उसका यानी मांग बहुत ही कम था और जो उत्पाद होते थे, किसान जैसे खेती कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उत्पाद कर रहे हैं, तो वो ज्यादा कम दामों में बिकते थे क्योंकि उसके मांग कम थे और अधिक उत्पाद थे। ठीक है, इसलिए जो किसान थे, ठीक है, जो लोग थे पहले के मजदूर वगैरह, उनको क्या करना पड़ा, अत्यधिक यानी कि उनको रोजगार की समस्या हो गई। ज्यादा से ज्यादा उत्पाद अगर हो रहा है, अगर उसकी कीमत नहीं मिलेगी तो रोज जो मजदूर है उसको हटा दिए जाएंगे। ठीक है, तो रोजगार की समस्या हो गई मजदूरों को और साथ ही साथ आय, यानी जब सामान बिकेगा नहीं तो आय कैसे मिलेगा, पैसा कैसे मिलेगा। ठीक है, तो आय की भी समस्या हो गई, यानी अत्यधिक क्या करना पड़ा, लोगों को अत्यधिक आय की गिरावट का सामना करना पड़ा। तो ये महामंदी था। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, बिल्कुल छप चुका है। आप लोग एग्जाम देने जाओगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, इसी में देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आर्थिक महामंदी वाला ही। 1929 ईस्वी में होने वाली आर्थिक महामंदी के 2 कारण लिखिए। यानी जब यह महामंदी हुआ था तो वो कौन से कारण हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें पहला क्वेश्चन है उत्पादन की अधिकता और क्रय शक्ति में गिरावट। जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि बहुत ज्यादा उत्पाद हो रहे थे, ठीक है, उत्पादन बहुत ज्यादा थी लेकिन उसकी मांग नहीं हो रहे थे, इसके कारण उसके दाम जो है वो गिरा दिए गए थे, गिरावट में कमी आ गई थी। ठीक है, इसके बाद
नेक्स्ट है दूसरा इसमें पॉइंट कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट का एक मुख्य कारण बहुत से देशों में स्वर्ण की कमी हो गई थी, यानी सोने की भी कमी हो गई थी इस संकट के कारण। तो ये है इसके 2 कारण आर्थिक महामंदी का, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने भारतीयों से किस प्रकार की खेती के लिए, ठीक है, दबाव बनाया। जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, ठीक है, वो भारतीय किसानों को खेती करने के लिए मजबूर करते थे, वो भी ऐसे खेती जिसकी बहुत ही कम लागत मिलती है, ठीक है, यानी बहुत ही कम आय मिलती है उसकी। तो वो है, यानी कि अंग्रेजों ने भारतीय किसानों को नील की खेती तथा अफीम की खेती करने के लिए दबाव बनाए थे। प्रथम विश्व युद्ध के 3 कारण क्या क्या थे, ठीक है। तो प्रथम कारण यानी कि पहला जो है वो है जर्मनी की नई विस्तारवादी नीति। इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा साम्राज्यवाद। तीसरा है प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का न होना। ये क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के 3 कारण है, यानी इन्हीं सब कारणों के कारण प्रथम विश्व युद्ध किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। जो जलोढ़ मिट्टी है ये अत्यधिक उत्पादन वाली मिट्टी है, यानी इसमें बहुत ज्यादा ये उपजाऊ मिट्टी है, इसमें अच्छे फसल उगते हैं। तो यहाँ पे देखिए जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हिमालय के 3 तंत्रों यानी 3 नदियों से, जो हिमालय से 3 नदी निकलती है, ठीक है, सिंधु नदी, गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्रा नदी, यानी इन्हीं तीनों नदियों से जो आए निक्षेप हैं, ठीक है, निक्षेपों से, यानी कि जो मिट्टियां ये अपने साथ ये नदियां लाती हैं, उसी से जो मिट्टियां इकट्ठा होती है वही जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हो जाता है, ठीक है। उसी में अगर फसल आप लोग कोई भी लगाओगे तो बहुत ही अच्छा लगता है, यानी बहुत ही अच्छा फसल उसमें उपजता है। तो ये होती है जलोढ़ मिट्टी की, यानी किस तरह से ये बनता है। नेक्स्ट है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैव संसाधन हम आप सभी को बताएंगे। तो वे संसाधन जो जीव मंडल से प्राप्त होते हैं उसे जैव संसाधन कहते हैं, ठीक है। जैसे मनुष्य किसमें आएंगे जैव संसाधन में, पशुधन और वनस्पति एवं जीव, यानी जो जैव संसाधन है इसमें क्या आएंगे, यानी जीवित लोग आएंगे, ठीक है, जीवित वस्तुएं, यानी जीवित जो भी जीवित है वो इस जैव संसाधन में आएगा। इसके बाद अजैव संसाधन का मतलब ही होता है कि निर्जीव लोग इसमें आएंगे। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं उसे अजैव संसाधन कहते हैं, यानी वो कहलाता है। जैसे मृदा, ठीक है, धातुएं और चट्टानें, ये सब क्या है, निर्जीव से बनते हैं। तो यहाँ पे जैव और अजैव संसाधन यही है, ये आप सभी के एग्जाम में बिल्कुल पेपर में छप चुका है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, काली मिट्टी भारत के किन 2 राज्यों में सर्वाधिक पाई जाती है। तो देखिए जो काली मिट्टी है वो महाराष्ट्र में, ठीक है, और गुजरात में बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा अपरदन क्या है। ये भी बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल तथा पवन जैसी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूमि की ऊपरी परत के शीघ्रता से बहाव को मृदा अपरदन कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए अगर बाढ़ जब आता है तो वो क्या करता है, जो खेतों में मिट्टियां होती है वो अपने साथ ले जा करके कहीं दूसरे स्थान पे रख देता है, या कभी कभी गर्मियों में बहुत तेज हवा चलती है जिसे लू कहा जाता है, ठीक है। तो वो लू भी क्या करती है कि अपने साथ जो मिट्टी के ऊपरी परत पे यानी जो धूल के कण हैं उनको उड़ा करके अपने साथ दूसरे स्थान पे ले जाती है। इससे क्या हो जाता है कि जैसे कोई बंजर खेत है तो वहां पे वो मिट्टियां चली गई बाढ़ के द्वारा, पानी के द्वारा या हवा के द्वारा, तो वो खेत उपजाऊ हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होता है, मृदा अपरदन, यानी मृदा मिस मिट्टी, अपरदन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, ठीक है। तो इस तरह से ये मृदा अपरदन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, वो है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था। यानी जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे ना उसमें 2 क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछेगा। जैसे यहाँ पे फ्रांस की क्रांति कब हुई, पहला क्वेश्चन ये है, इसके मुख्य कारण क्या था, दूसरा क्वेश्चन ये है। 2 नंबर आपको पहले क्वेश्चन पे मिलेगा और 2 नंबर इस पे 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर क्या हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वें के शासन काल में हुई, ठीक है। फ्रांस की क्रांति के जो कारण है वो निम्नलिखित है। यहाँ पे पहला कारण जो है वो निम्नलिखित है, तो यहाँ पे आप सभी को इस तरह से पहला लिख देना है। और पहला जो कारण था फ्रांस की क्रांति का, ठीक है, वो दोष युक्त शासन व्यवस्था था, सबसे मुख्य कारण यही था, ठीक है। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण वहाँ की दोषपूर्ण शासन व्यवस्था थी, ठीक है। राजा देश का प्रधान
सिद्धांत था, शासन के अंतर्गत करों की वसूल करने की प्रणाली जो थी वो अत्यधिक दोषपूर्ण थी। यानी जो फ्रांस की क्रांति हुई ना, वो अत्यधिक जो कर थे उसी के कारण हुआ है, कर व्यवस्था के कारण ही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वसूल करने की प्रणाली जो थी वो अत्यधिक दोषपूर्ण थी। यह अधिकार सबसे अधिक बोली देने वाले व्यक्ति को दिया जाता था। ठीक है, जो सबसे अधिक बोली देता था, जिसने फ्रांस के लोगों में असंतोष की भावना को प्रबल किया। यानी इसके कारण जो फ्रांस के लोग थे उनके अंदर असंतोष की भावना जो है वो उत्पन्न हो गया। तो पहला कारण तो ये था। इसके बाद दूसरा कारण क्या था, क्योंकि आपको पूरा आंसर लिखना है तभी आपको 4 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। तो दूसरा क्या था, सामाजिक असमानता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सामाजिक असमानता में क्या हो जाएगा कि फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण जो था वो सामाजिक असमानता था। ठीक है, समाज 2 वर्गों में विभाजित था। प्रथम वर्ग में जो थे वो कुलीन वर्ग थे। ठीक है, दूसरा जो वर्ग था वो पादरी वर्ग था, जो करों का भुगतान नहीं करते थे। ठीक है, यानी जो पादरी वर्ग थे फ्रांस में रहते थे, ये अत्यधिक करों का भुगतान नहीं करते थे और बाकी सभी वर्ग के लोगों से अत्यधिक फ्रांस में कर लिए जाते थे। ठीक है, इसके कारण फ्रांस की जो जनता थे उसके अंदर असंतोष की भावना उत्पन्न हो गया और वो क्रांति करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो यही है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी और उसके क्या कारण थे। ठीक है, तो आप लोग इसको जल्दी से तैयार कर लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये आप सभी के पेपर में बिल्कुल छप चुका है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल हाईलाइट क्वेश्चन लिए हुए हैं और बिल्कुल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट के क्वेश्चन है, आप सभी के पेपर में छप चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, महामंदी का क्या आशय है? इसे 2 प्रमुख कारण, यानी महामंदी के 2 प्रमुख कारण क्या थे, किसके कारण ये महामंदी शुरू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वर्ष 1929 ईस्वी में के आसपास महामंदी शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो सन दिया हुआ है ये आप सभी के बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी आएगा कि महामंदी कब शुरू हुआ था, तो 1929 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो आप लोग इसको भी तैयार रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो महामंदी था इसके कारण क्या था कि ये 1929 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ था और 1930 के दशक मध्य तक बनी रही। ठीक है, इस अवधि के दौरान संसार के अधिकांश देशों ने उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में अत्यधिक क्या हो गया, गिरावट हो गया। ठीक है, गिरावट महसूस करने लगे। इसके कारण क्या हो गया कि ये आर्थिक महामंदी शुरू हो गया। ठीक है, यानी आर्थिक महामंदी क्या है कि इसके आर्थिक महामंदी जब हुआ था तो यहाँ पे उत्पादन, अत्यधिक उत्पादन होते थे लेकिन वो उसके अधिक मूल्य नहीं मिलते थे। ठीक है, अत्यधिक जब उत्पादन अधिक हो रहे हैं और मूल्य भी नहीं मिल रहा है तो उसमें रोजगार की भी कमी हो गई और आय और जब उत्पादन बिकेगा ही नहीं तो आय कैसे मिलेगा, पैसा, तो आय की भी कमी होगी। ठीक, इसके बाद व्यापार। ठीक है, जब कोई भी चीजें अत्यधिक हो जाती हैं और उसका मांग जो होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो दूसरा देश में भी हमारे सामानों का, ठीक है, उत्पादनों का आयात निर्यात नहीं होता है, इससे जो व्यापार व्यवस्था है उसमें भी गिरावट आ जाती है। ठीक है, तो ये है महामंदी का आशय। इसके बाद इसके जो कारण थे वो क्या है, यहाँ पे आपको हेडिंग डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कारण इसका यही था यहाँ पे। ठीक है, कृषि उत्पादन की अधिकता की समस्या से कृषि उत्पादों का मूल्य कम हो गया। ठीक है, यानी जो अत्यधिक कृषि में उत्पादन होने लगा और उसकी मांग जो है वो कम होने लगी। इससे क्या हो गया कि उसका मूल्य में गिरावट आ गया, कमी आ गई। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या था कि महामंदी के कारण भारत में आयात व निर्यात का पतन हो गया। ठीक है, यानी अत्यधिक सभी जगहों पर जब सभी चीजें उगने लगी, ठीक है, बनने लगे, तो क्या हुआ कि आयात और निर्यात में भी कमी आ गई, उसका भी पतन हो गया। ठीक है, तो ये है महामंदी का आशय। आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिए, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी के पेपर में बिल्कुल छप चुका है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है कि भारत में मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है। देखिए भारत जो है इसमें कई प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, कई रूपों में पाई जाती है। ठीक है, पहला मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, जो कि काफी उत्पादन वाली मिट्टी है। ठीक है, इसके बाद काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी। ठीक है, और आप सभी को जलोढ़ मिट्टी की कहाँ पाई जाती है, इसकी क्या विशेषता है, ये वाला क्वेश्चन भी तैयार कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद लेटेराइट मृदा
मिट्टी, ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी, और इसके बाद वनी एवं पहाड़ी मृदा, लवड़ी मृदा, ठीक है, पीट या जैविक मृदा, यानी यहाँ पे इतने प्रकार की मिट्टियां अपने भारत में पाई जाती है। आप लोग सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे मिट्टियां हैं सभी के बारे में भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन बताया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल के देख लीजिएगा सामाजिक विज्ञान के। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो है कि मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है, 2 कारण बताइए। मृदा संरक्षण यानी मृदा को किस तरह से संरक्षित किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मृदा संरक्षण क्या है, क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पे देखिए जल व वायु के प्रभाव से मिट्टी की ऊपरी परत का बहकर या उड़कर, ठीक है, स्थानांतरित होना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। देखिए जैसे क्या होता है, गर्मियों में लू चलते हैं, ठीक है, लू चलते हैं तो क्या होता है, आप लोग देखते हो कि काफी ज्यादा डस्ट उड़ते हैं, ठीक है, मिट्टी के कण उड़ते हैं, धूल उड़ते हैं। उससे क्या होती है कि एक जगह की यानी एक खेत की मिट्टियां स्थानांतरित होकर दूसरे खेतों में चली जाती है, ठीक है। दूसरे यानी वो जो ऊपरी वाली मिट्टी होती है वो काफी उत्पादन वाली मिट्टी होती है और काफी अच्छी मिट्टी होती है, और वही मिट्टी क्या होता है दूसरे खेतों में उड़कर चली जाती है। तो इससे दूसरे खेतों में मिट्टी चली जाती है। इसके बाद देखिए दूसरा है जल, यानी अत्यधिक जब बाढ़ वगैरह आता है, बारिश होते हैं, तो क्या होता है कि एक स्थान से मिट्टियां बह करके दूसरे स्थान पे चली जाती हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि मिट्टियों का क्षरण होने लगता है, ठीक है। मृदा पृथ्वी का एक बहुमूल्य संसाधन है, क्योंकि हम और आप इसी से जीवित हैं, ठीक है, इसी पे रहते हैं और इसी पे जितना भी कृषि होती है उससे हम लोग खाते पीते हैं। तो इसलिए हम सभी लोगों के लिए बहुत ही बहुमूल्य संसाधन है, तो इसको हमें बचाना भी चाहिए। तो किस तरह से, अब देखिए इसको बचाने की क्या उपाय है, ठीक है, कारण क्या है। तो पहला है वृक्षारोपण। क्या है कि अत्यधिक वृक्षारोपण अगर आप लोग करोगे तो इससे हमारी मृदा जो है वो संरक्षित रहेगी। वृक्षारोपण, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा कि खाली भूमि पर तथा मेड़ों पर, जो खेतों में मेड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, मेड़ों पर वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि वृक्षों की जो जड़ें होती हैं वो मृदा को संगठित करके जकड़े रहती हैं, यानी कि जब बाढ़ आता है तो उससे वो बहता नहीं है मृदा, ठीक है। तो इसलिए वृक्षारोपण करना बहुत ही जरूरी है। आप लोग पेड़ पौधे वृक्ष लगाते हो कि नहीं, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक। दूसरा कारण क्या है, पशु चराई पर नियंत्रित, ठीक है, यानी जो पशुएं चरते हैं खेतों वगैरह में उस पर नियंत्रित करना, ठीक है। चारगाहों में पशुओं की नियंत्रित चराई की जानी चाहिए, यानी जो पशुएं चरते हैं उस पर अत्यधिक नहीं चरना चाहिए, उस पर कुछ नियंत्रित लगाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे नियंत्रित चराई की जानी चाहिए। अनियंत्रित चराई से मिट्टी की ऊपरी सतह पशुओं के पैरों की रगड़ से उखड़ जाती है, जो वर्षा या वायु द्वारा, ठीक है, अपरदित हो जाती है। यानी कि जब उखड़ जाते हैं मिट्टियां तो वर्षा होता है या वायु के द्वारा क्या होते है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, जिससे मृदा का क्षरण हो जाता है। तो इस तरह से मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। तीसरा कारण क्या है कि खेतों में मेड़ का निर्माण। खेतों में मेड़ से वर्षा द्वारा मिट्टी के बहाव से सुरक्षा होती है, अतः खेतों के किनारे ऊंची मेड़ बनानी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि बारिश के समय यानी जब बाढ़ आते हैं तो आपके खेतों की मिट्टी दूसरे खेतों में नहीं जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप सभी लोगों के खेतों में ऊंची मेड़ होनी चाहिए। कितने लोगों के पास यानी कितने लोगों के घर खेती होती है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद देखिए तीसरा क्या है कि भारतीय कृषि की किन्हीं 3 समस्या क्या है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल छप चुका है। कोई भी पेपर, किसी भी साल के पेपर को उठाकर आप लोग देखोगे ये क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, पहला कृषि की वर्षा पर निर्भरता, ठीक है। देखिए भारत क्या है कि थोड़ा पिछड़ी इलाका है, ठीक है। इसमें क्या है कि अत्यधिक तकनीकी अभी तक नहीं हुआ है, उतना ज्यादा तकनीकी नहीं हुआ है, इसलिए जो भारत के किसान है वो अत्यधिक भगवान के पानी पे, ठीक है, भगवान के वर्षा पे यानी भगवान पे निर्भर रहते हैं। जब अच्छी बारिश भगवान करेंगे तभी उनके फसल अच्छे से उगेंगे, अदरवाइज यहाँ पे ज्यादा, ठीक है, पानी की व्यवस्था नहीं है, अत्यधिक तकनीकी की व्यवस्था नहीं है भारत में। तो इस कारण से जो भारतीय किसान है इनकी ये भी समस्या है। दूसरा समस्या क्या है, भूमि पर जनसंख्या भार में वृद्धि। अत्यधिक देखिए जो भारत में जनसंख्या बढ़ रहा है, ठीक है, जैसा कि अब भारत में जो जनसंख्या है वो पहला स्थान होने वाला है। तो इसलिए क्या है कि भूमि पर जनसंख्या जो है अत्यधिक होने के कारण भारतीय किसान को अत्यधिक तकनीकी नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए भारतीय किसान
कम खेती कर रहे हैं और जनसंख्या, खाने वाले की संख्या अधिक बढ़ रही है, जिससे उनकी ये भी समस्या हो रही है। इसके बाद तीसरा क्या, उन्नत बीजों का अभाव तथा महंगा होना। ठीक है, भारत में अत्यधिक जो संख्या है वो गरीबों की ही अधिक संख्या है। ठीक है, श्रमिकों, मजदूरों की संख्या अधिक है, इसलिए वो उन्नत किस्म के बीज को खरीदने, जो उन्नत किस्म के बीज होंगे वो काफी महंगा मिलेंगे, इसलिए वो उन्नत किस्म के बीज को यानी अच्छे बीज को नहीं खरीदते हैं और इसलिए उनके जो उत्पाद होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्नत किस्म के बीज की कमी होती है। ठीक है, बहुत ही कमी है, क्योंकि अगर थोड़ी मात्रा में भारत में है तो वो काफी महंगे मिल रहे हैं, इसलिए उन्नत किस्म के बीजों की कमी है। इसके बाद तीसरा है कृषि की पारंपरिक तकनीकें। जो कृषि की अत्यधिक पारंपरिक तकनीकें हो गई है इस बार। ठीक है, बहुत ही अच्छी सभी जगहों पे विदेशों में अच्छे अच्छे से खेती की जाती है, कई तकनीकियों का यूज किया जाता है, लेकिन भारत में आप लोग को कहीं कहीं आज भी बैलों से खेत जुताई शुरू है। ठीक है, इसलिए भारत जो है वो काफी पिछड़ा है और भारत में किसानों की प्रमुख समस्या यही सब है। इसके बाद नेक्स्ट है कृषि जोतों का छोटा आकार होना। जैसा कि कृषि छोटा यानी कि कृषि जोतों का जो है वो छोटा आकार है। नेक्स्ट है श्रम प्रधान तकनीक। ठीक है, यानी भारत में अत्यधिक जो लोग होते हैं वो गरीब और मजदूर, ठीक है, श्रमिक ही रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आप सभी लोग जितना भी यहाँ पे हमने बताया है आप लोग सभी को तैयार कर लीजिए। भारतीय कृषि की किन्हीं 3 समस्या में आप लोग यही सब लिख दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से इसको तैयार कर लीजिए। इंपॉर्टेंट जो दीर्घोत्तरी क्वेश्चन है वो यही है कि महात्मा गांधी ने कितने आंदोलन चलाए थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन क्यों चलाए, इसके कारण वो परिणाम क्या थे और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को क्यों स्थगित किया। ठीक है, यानी क्यों वापस लिए। जो असहयोग आंदोलन था उसको महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था, तो क्यों लिया। तो यहाँ पे आपको किस तरह से लिखना है, सबसे पहले हम आपको पेपर में भी दिखा दे कि ये क्वेश्चन किस तरह से आया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये आप सभी के बोर्ड के पेपर का, ठीक है, इसमें पहला दीर्घोत्तरी क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका आंसर आप सभी को 150 शब्दों में लिखना है। ठीक है, 150 शब्द का मतलब कि आप सभी को 2 पेज लिखना है। और इसके बाद यहाँ पे ये 6 नंबर का है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया, यानी यही क्वेश्चन वहां पे भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर अब किस तरह से लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन में था कि महात्मा गांधी ने कितने आंदोलन चलाए थे। ठीक है, तो जो महात्मा गांधी थे इन्होंने 3 आंदोलन चलाए थे। पहला आंदोलन था असहयोग आंदोलन, ठीक है, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा था भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपको इस तरह से सबसे पहले लिख देना है। आपको असहयोग आंदोलन के सिर्फ बारे में लिखना है, उसका कारण लिखना है, परिणाम लिखना है और उसे क्यों स्थगित किया गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे असहयोग आंदोलन हेडिंग डाल देना है। अब देखिए असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया था, तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। ठीक है, क्योंकि इसी दिन 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। कांग्रेस ने गांधी जी के इस योजना को स्वीकार कर लिया। ठीक है, जब ब्रिटिश सरकार ने, यानी ब्रिटिश का मतलब हो गया अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस की मांगों को मानने से इनकार कर दिया तथा जून 1920 में इलाहाबाद में, ठीक है, सर्वदलीय सभा ने और विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल और कॉलेजों को, ठीक है, और न्यायालयों में जाना बंद कर दिया था। इसलिए यहाँ पे असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा कि असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया, तो आपको यही लिखना है। और ये क्वेश्चन अगर आप लोग तैयार कर लिए तो ये 60 क्वेश्चन में भी आता है और आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी आएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग इस एक क्वेश्चन को, दीर्घोत्तरी क्वेश्चन को तैयार करोगे, ठीक है, तो आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का है। उससे लघुत्तरी क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है, बहुविकल्पी और दीर्घोत्तरी क्वेश्चन भी बन जाते हैं। इसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन का कारण पूछ रखा था क्वेश्चन में, तो आपको कारण भी लिखना है, यानी जितना बड़ा क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तभी आपको 6 नंबर पूरे के पूरे टीचर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन का कारण क्या था, तो इस तरह से आपको हेडिंग डाल देना है। तो यहाँ पे देखिए असहयोग आंदोलन के मुख्य 3 कारण थे। पहला था स्वराज्य की प्राप्ति करना, ठीक है, दूसरा था खिलाफत का मुद्दा लेकर सरकार पर दबाव डालना, यानी जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, इसके बाद तीसरा था पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई के खिलाफ न्याय प्राप्त करना, चौथा था रॉलेट एक्ट
और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। ठीक है, तो ये थे इनके असहयोग आंदोलन के कारण। तो यहाँ पे हमने आपको 4 कारण बताया, आपको 3 कारण ही जो इसमें से सरल है उसको याद कर लेना है। उसके बाद आपको हेडिंग डालना है असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया या असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ये भी सन भी आपको तैयार कर लेना है कि कब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, परंतु 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में हिंसक घटना घटित हुआ। ठीक है, यानी कि जो गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान है, यानी जो जेल था, उसमें 5 फरवरी ठीक है 1922 में एक घटना घटित हो गया जिसमें जो पुलिस वाले थे वो जिंदा जल गए थे। ठीक है, तो आगे हम आपको बताते हैं। हिंसक घटना घटित हुआ जिसके तहत भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी। ठीक है, जिसमें थानेदार सहित यानी 22 पुलिसकर्मी जो है वो जिंदा जलकर मर गए थे। ठीक है, इस घटना को देखते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया। ठीक है, या वापस ले लिया। तो इस कारण से जो महात्मा गांधी थे वो अपने इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे, यानी वापस ले लिए थे, क्योंकि इसमें पुलिस वाले क्या हुए थे, जलकर मर गए थे इस कारण से। इसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन का परिणाम क्या था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन में भी पूछ लेता है कि असहयोग आंदोलन का परिणाम क्या था, तो अगर आप लोग को तैयार रहेगा तभी आप लोग लिख पाओगे। तो यहाँ पे देखिए असहयोग आंदोलन का परिणाम क्या था। इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको इतनी बड़ी क्वेश्चन नहीं याद होती है, तो अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि सामाजिक विज्ञान में दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को या लघु उत्तरीय क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे लिखें, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए असहयोग आंदोलन का परिणाम क्या था। तो यहाँ पे पहला है कि इस आंदोलन ने जनता को निर्भीक बना दिया। ठीक है, यानी कोई न कोई आंदोलन होता है तो उससे जनता को सीख मिलता है, निर्भीक बना देता है, वो निडर हो जाता है। ठीक है, तो वही असहयोग आंदोलन से भी हुआ। नेक्स्ट दूसरा, असहयोग आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तन किया। यानी जो राष्ट्रीय आंदोलन था, ठीक है, इस आंदोलन के होने के बाद वो आंदोलन जन आंदोलन में परिवर्तन हो गया। यानी जन आंदोलन का मतलब कि जनता के आंदोलन में परिवर्तन हो गया। ठीक है, तीसरा है स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दिया गया था तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। अब जब असहयोग आंदोलन नहीं हुआ था, ठीक है, तो क्या होता था कि भारतीय लोग विदेशी वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते थे और सभी लोग। जब ये असहयोग आंदोलन हो गया तो लोग क्या करने लगे, भारतीय लोग, कि स्वदेशी जो अपने देश में होता था सामान, कपड़े वगैरह, ठीक है, खादी के, उन सब चीजों का यूज करने लगे और जो विदेश के जो अंग्रेजों के सामान थे उसका बहिष्कार करने लगे। तो क्वेश्चन है वनों के महत्व तथा वनों से होने वाले लाभ लिखिए। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन मानव जीव के लिए अनिवार्य अंग है। ठीक है, जो वन होते हैं यानी पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे जीवन में बहुत ही अनिवार्य अंग है। क्योंकि हमने आप सभी को बताया था साइंस में, अगर आप लोग साइंस देखे होंगे, ठीक है, जीव विज्ञान अभी हमने कल ही बताया था, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 के, अगर आप लोग उस क्वेश्चन को देखे होंगे, ठीक है, वीडियो को, तो ये आपको जरूर पता होगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो वन होते हैं वो मानव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वन रहेंगे तभी मानव रहेंगे और जब मानव रहेंगे तभी वन रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जो वन होते हैं पेड़ पौधे वो क्या करते हैं कि हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम जीवित रहते हैं, और जो मनुष्य होता है, जो मानव होता है, ठीक है, जीव जंतु होते हैं, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 देते हैं पेड़ को, तभी पेड़ भी जीवित रहता है। तो इसलिए वन मानव जीवन के अनिवार्य अंग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनके बिना मानव की जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, यानी वन के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, इसके बाद देखिए ये इम्पोर्टेंट इसमें है कि वनों से होने वाली लाभ, यानी वन से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं, प्रत्यक्ष लाभ कौन से है, ठीक है, अप्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ को देखेंगे। अब यहाँ पे प्रत्यक्ष लाभ क्या है, यानी कि जो चीजें पेड़ पौधे हमें दे रहे हैं वो हमें आसानी से दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी हमारे सामने दिखाई दे रहा है, उसी को प्रत्यक्ष लाभ कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला जैसे हो गया यहाँ पे घरेलू उपयोग की वस्तुओं की प्राप्ति, यानी जो पेड़ पौधे हैं उससे हमें क्या हो रहा है, घरेलू उपयोग में जो वस्तुएं आती है वो मिल रही हैं। ठीक है, यहाँ पे वनों से घरेलू उपयोग के लिए चारा हो गया, ईंधन हो गए, ठीक है, कुर्सी हो गए, बेड हो गए और लकड़ी के बर्तन भी हो गए, जैसे वो
कल्चरल पलटेज होते हैं, ठीक है। तथा यहाँ पे लकड़ियों वन्य जीवों के लिए आवास हो गए, जैसे ठीक है वन्य जीव जो होते हैं वो आवास कौन सा बनाते हैं, पेड़ पौधे के ही बनाते हैं, तो उनके लिए आवास की प्राप्ति होती है, किससे, वन से। तो ये हो गया प्रत्यक्ष लाभ। इसके बाद सेकंड इसका प्रत्यक्ष लाभ देखेंगे, उद्योगों हेतु कच्चा माल, ठीक है। यानी जो वन होते हैं पेड़ पौधे वो हमें उद्योग हेतु क्या करते हैं, कच्चा माल देते हैं, जिससे कि अनेक चीजें बनाई जाती है। जैसे यहाँ पे वनों से कागज, ठीक है, रबड़, कत्था जो पान में लगाया जाता है कत्था, ठीक है, वही कत्था, माचिस, यहाँ पे जो खेल के उपकरण होते हैं, ठीक है, जैसे बैट हो गया, हॉकी हो गया, यानी जो विराट कोहली बैट लेते हैं ना वो किसका बना होता है, वो लकड़ी का ही होता है। और यहाँ पे तारपीन हो गया, ठीक है, तारपीन का तेल होता है, आदि उद्योगों हेतु कच्चा माल की उपलब्ध होता है, किससे, पेड़ पौधों से होता है, वन से होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि औषधियों की आपूर्ति, यानी वन जो होते पेड़ पौधे वो हमें औषधियां भी देते हैं, ठीक है। वनों से मानव स्वास्थ्य के लिए हितकारी अनेक औषधियां प्राप्त की जाती है, जो कि अनेक रोगों के लिए, ठीक है, लाभकारी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम आप सभी को सबसे पहले प्रत्यक्ष लाभ बताए हैं, इसके बाद ये है अप्रत्यक्ष लाभ, यानी जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की पूर्ति, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमें ऑक्सीजन की पूर्ति देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जिससे कि हम सभी लोग जीवित रहते हैं। इसके बाद यहाँ पे वन वर्षा में सहायक होते हैं, यानी जो वन है, ठीक है, पेड़ पौधे हैं वो वर्षा में भी सहायक होते हैं, यानी वही मौसम बनाते हैं जिसके कारण बारिश होती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, भूमि कटाव पर रोक, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो बाढ़ की, जब बाढ़ आती है ना तो अपने साथ पूरी मिट्टी को ले जाती है। तो अगर वहाँ पे पेड़ पौधे रहेंगे, ठीक है, तो वो मिट्टी वहां से नहीं जाएंगी, क्योंकि जो वनों के वृक्षों के जो जड़ें होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, मिट्टियों को बांध कर रखते हैं। तो इसलिए यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो भूमि कटाव पर भी रोक लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पेड़ कटने के कारण ये भूमि कटाव पर भी रोक नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, बाढ़ नियंत्रण, यानी बाढ़ को भी नियंत्रण करते हैं, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो पानी को जल्दी से तेजी से क्या करते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है, और ये बाढ़ नियंत्रण हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे है पर्यावरणीय संतुलन, यानी जो यहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, हमारे वातावरण में वो हमें पर्यावरणीय संतुलन को हमारे बनाए रखते हैं, और वो ऑक्सीजन शुद्ध हवा देते हैं, ठीक है, और कई तरह से हमें छांव भी देते हैं। तो इस तरह से इन्हें अप्रत्यक्ष वनों का कई लाभ है, ठीक है। आप सभी लोग इन सभी को तैयार कर लो, क्योंकि आपके एग्जाम में ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी करके आ जाएंगे, जैसे वनों के प्रत्यक्ष लाभ बताइए, ठीक है, वनों के अप्रत्यक्ष किन्हीं 2 लाभ बताइए। तो आपको हमने पूरे क्वेश्चन बता दिए, इसमें से आप सभी लोग तैयार कर लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय वनों की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे भारतीय वनों की जो प्रमुख विशेषता है वो निम्नलिखित है। आर्थिक रूप से संपन्न वन संपदा, भारतीय वन आर्थिक रूप से बहुत लाभकारी है, ठीक है। वनों से इमारती लकड़ियां, कच्चा माल, औद्योगिक औषधियां आदि पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है कि भारत में विभिन्न प्रकार की वन पाई जाती है, जैसा कि शंकुधारी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है, और उष्णकटिबंधीय वन यानी वर्षा वन पाए जाते हैं, कई प्रकार के वन पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए पर्णपाती जो वन है वो शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देती है, क्या करती हैं, शुष्क ऋतु में यानी गर्मियों में क्या करती है, वो अपनी पत्तियों को गिरा देती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में हर साल आते हैं कि वनों पर आधारित प्रमुख उद्योगों का नाम लिखिए, यानी वन से जो रिलेटेड है, ठीक है, वो प्रमुख उद्योग कौन कौन से है। तो यहाँ पे देखिए कागज उद्योग, यानी जो भी यहाँ पे जो बुक होते हैं, ठीक है, कॉपी होते हैं, सब क्या होते हैं, वनों से ही बनते हैं, इसलिए कागज उद्योग। इसके बाद माचिस उद्योग, इसके बाद यहाँ पे खेल का उपकरण उद्योग और तारपीन का तेल। यानी देखिए पेड़ पौधे हमारे लिए कितने लाभकारी हैं, ठीक है, ऑक्सीजन दे रहे हैं, कागज दे रहे हैं, खेल के उपकरण, माचिस, ठीक है, ये सब दे रहे हैं, कितने लाभकारी हैं। और जो मानव होता है वो अपने हित के लिए वनों को काटता जा रहा है, ठीक है। और आप लोग वन को काटिए, लेकिन उससे ज्यादा आप लोग वन को लगाइए,
तभी आप सभी लोग अपने वातावरण को संतुलित बना पाओगे। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि भारत में पाए जाने वाले वनों के प्रकार को बताइए, यानी भारत में कौन कौन से वन पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में हर साल आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज्वारी वन यानी एक प्रकार का ज्वारी वन होता है, ये पाया जाता है भारत में। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ठीक है, और यहाँ पे पर्वतीय वन, और यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसून इसे कहते हैं मानसूनी वन, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे अनेक प्रकार के हमारे भारत में वन पाए जाते हैं, ठीक है। आप लोग इन सभी को तैयार कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में 100% आएगा। यानी इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम बता दिए हैं, ठीक है। इस वीडियो में आप लोग जल्दी से तैयार कर लो। और इससे पहले मैंने इस जो चैप्टर है इसके इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन बता चुके, अगर आप लोग नहीं तैयार किए तो जल्दी से उसे तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न आ गया लास्ट, वनों के समाप्त होने की 3 कारण बताइए, यानी वन कैसे समाप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तेजी से जनसंख्या वृद्धि सबसे इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है जिसके कारण लोग अपने कृषि करने के लिए वनों को काट रहे हैं, रहने के लिए, ठीक है, जगह बनाने के लिए वो वनों को काट रहे हैं इसलिए। और रोड वगैरह हो गया, रेलवे, ठीक है, बांध, नदी, ये सब बनाने के लिए वनों को काट दिया जा रहा है। इसके बाद वनों का कृषि भूमि में परिवर्तन करना, यानी वनों का जो कृषि भूमि है उसमें वन को काट करके, ठीक है, यानी भूमि बनाया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा है बांधों, रेलवे, राजमार्गों के निर्माण के लिए वनों की तेजी से कटाई हो रही है। तो यही है वनों के समाप्त होने के कारण। आप लोग तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, टिहरी बांध किस राज्य के किस नदी पर निर्मित किया गया है। ये क्वेश्चन जो है ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में हर साल आता है और 100% गारंटी के इस बार भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो टिहरी बांध है ये किस राज्य पे स्थित है, पहला तो ये क्वेश्चन है। इसके बाद ये किस नदी पर स्थित है, यानी इसमें 2 क्वेश्चन है, आपको दोनों का आंसर लिखेंगे तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए टिहरी बांध परियोजना जो है वो भारत की एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। यानी जो टिहरी बांध है वो क्या है, भारत की एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना, यानी जिसके माध्यम से विद्युत जल के माध्यम से इसमें क्या होता है, विद्युत उत्पन्न की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टिहरी बांध क्या है, एक प्रकार का भारत की प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए टिहरी बांध परियोजना जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो उत्तराखंड के टिहरी जिले में, ठीक है, हिमालय से निकलने वाली 2 नदियों यानी कि भागीरथी और विलंगना के संगम पर निर्मित किया गया। यानी 2 नदी वो कौन कौन से है, भागीरथी और विलंगना, और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये उत्तराखंड के टिहरी नामक जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये रहे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी लोग इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को तैयार कर लो। इसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिए सभी लोग, हम आपको उस टॉपिक पे उस सब्जेक्ट की वीडियो तुरंत आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न दूसरा है कि जल संसाधन से क्या अभिप्राय है। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से आज ही तैयार कर लीजिए और आप लोग इसे नोट्स पे जरूर नोट कर लीजिए, ठीक है। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको फ्री में नोट्स और पीडीएफ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जल जीवन के लिए आवश्यक एवं बहुमूल्य संसाधन है, क्योंकि कहा जाता है जल ही जीवन है, ठीक है। यानी जल के बिना जीवन नहीं है पृथ्वी पर। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि पृथ्वी के भूतल पे द्रव, ठीक है, ठोस एवं वाष्प के रूप में उपलब्ध जल को ही जल संसाधन कहते हैं। यानी जो जल है वो किन किन रूपों में पृथ्वी पर पाए जाते हैं, तो वो द्रव के रूप में, ठीक है, ठोस के रूप में यानी बर्फ के रूप में और वाष्प के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पृथ्वी पर पाए जाते हैं, इसी को कहते हैं जल संसाधन। इसके बाद नेक्स्ट तो यहाँ पे देखिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग तैयार कीजिए, ठीक है। जिन नदी घाटी परियोजनाओं के द्वारा एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, ठीक है, उसी को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। यानी बहुउद्देशीय का मतलब क्या हो गया, इसका उपयोग कई उद्देश्य के लिए किया जाता हो,
ठीक है, यानी बहुत सारे उद्देश्य के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे बहुउद्देशीय कहते हैं। तो यहाँ पे जिन नदी घाटी परियोजनाओं के द्वारा एक साथ, ठीक है, अनेक उद्देश्य यानी बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना यानी इसका उपयोग नदी जो है इसका यानी कई सिंचाई यानी जितने भी खेत हैं, ठीक है, फसलें के खेतों होती हैं उसमें सभी पानियों को सिंचाई करने के लिए इसका उद्देश्य है, यानी उसमें सिंचाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इसके द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है, नदी में बिजली उत्पन्न की जाती है। तो इस तरह से कई उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे कुछ इम्पोर्टेंट है बहुउद्देशीय भारत के, तो यहाँ पे बहुउद्देशीय नदी परियोजना बांध जो है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, पहला, दूसरा यहाँ पे भाखड़ा नांगल बांध है, ये भी भारत का सबसे बड़ा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे हीराकुंड नदी घाटी परियोजना। तो आप लोग इन तीनों को तैयार रखो, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे भारत का पूछ रखा है, इसे आप लोग याद रखिए। तो यहाँ पे देखिए भारत की सबसे बड़ी जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ठीक है, वो है भाखड़ा नांगल परियोजना। अब ये कौन से नदी पर स्थित है? तो ये सतलुज नदी पर स्थित है। ठीक है, जिसे सतलज भी कहते हैं। तो यहाँ पे भाखड़ा नांगल परियोजना जो कि सतलज नदी पर स्थित है पंजाब में। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत की किन्हीं दो जल विद्युत परियोजनाओं के नाम लिखिए। ये भी क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए भारत की किन्हीं दो जल विद्युत परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए टिहरी जल विद्युत परियोजना जो कि भागीरथी और विलंगना नदी पर स्थित है, जो हमने बताया आपको। इसके बाद नेक्स्ट है दामोदर नदी घाटी परियोजना जो कि दामोदर नदी पे स्थित है। ठीक है, तो ये रहे सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग जल्दी से इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लो। जरूर दिखाई देगा, यानी जलोढ़ मिट्टी की दो विशेषता बताइए। तो यहाँ पे देखिए जलोढ़ मिट्टी उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। इसके बाद इसके दो प्रमुख विशेषता कौन कौन से, क्योंकि क्वेश्चन में विशेषता ही आप सभी के पूछ रखा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट विशेषता क्या है कि यहाँ पे उच्च उर्वरा शक्ति संपन्न होती है। ठीक है, यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी है ना, इसमें काफी ज्यादा मात्रा में उर्वरक पाए जाते हैं, यानी काफी ज्यादा उर्वरक होता है, इसमें काफी अच्छे से फसलें उत्पन्न हो जाती हैं, पैदा हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये उच्च उर्वरा शक्ति संपन्न होती है इसमें। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा क्या है कि धान, गेहूं, ठीक है, जौ, चना, गन्ना एवं मटर आदि की पैदावार के लिए अनुकूल होती है। यानी कि ये जो जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, ये धान, गेहूं, जौ, चना, गन्ना, मटर इसके लिए पैदावार के लिए काफी अच्छा और इसमें काफी अनुकूल ये सब फसलें हो जाती हैं। ठीक है, तो इसे ही जलोढ़ मिट्टी की दो विशेषता कहते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वह है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए खादर एवं बांगर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो ये खादर और बांगर है ये एक प्रकार की मिट्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वो भूमि जहाँ बाढ़ के पानी के निरंतर पहुँचने से नवीन जलोढ़ मिट्टी का जमाव पाया जाता है, वो खादर मिट्टी कहलाता है। यानी कि वह स्थान जहाँ पे बाढ़ की जो पानी होती है, ठीक है, बाढ़ की जो पानी होती है वो अपने साथ साथ यानी कई खेतों से होकर आती है। ठीक है, कई उपजाऊ खेतों से वो बाढ़ की पानी होकर आती है, तो वो अपने साथ कई उपजाऊ मिट्टियों को भी लेकर आती है। तो वो मिट्टी जहाँ पे बाढ़ का पानी रुकता है, ठीक है, जहाँ पे जमता है वहाँ पे वो मिट्टी रुक जाती है और उसी जगह मिट्टी की टीला बन जाती है। तो वो सभी खेतों की मिट्टी होती है, तो इसलिए वो काफी ज्यादा उर्वरक मिट्टी होती है। उसमें आप लोग कोई भी फसलों को लगाओगे तो वो बहुत ही अच्छे से वो तैयार हो जाएंगे, ठीक है, और बड़े हो जाएंगे। तो इसलिए वो मिट्टी काफी ज्यादा उर्वरक हो जाती है, जो जलोढ़ मिट्टी के कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पे देखिए वो भूमि जहाँ बाढ़ के पानी के निरंतर पहुंचने से वहाँ पे क्या हो जा रही है, नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी मृदा का जमाव हो जा रहा है। ठीक है, इकट्ठा हो जा रहा है, उसे ही खादर मिट्टी कहते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मिट्टी है और सबसे पैदावार मिट्टी है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम बांगर मिट्टी। तो यहाँ पे देखिए जिस क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है वहाँ पुरानी मृदा बनी रहती है, उसे ही बांगर मिट्टी कहते हैं। बांगर का मतलब क्या हो गया, बंजर मिट्टी, जहाँ पे कुछ भी पैदा ही नहीं होता है। ठीक है, उसी को, यानी कि जहाँ पे उर्वरक मिट्टी नहीं होगी वहाँ पे क्या पैदा होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए
बांगर मतलब बंजर मिट्टी, ठीक है, जहाँ पे बाढ़ की पानी पहुंच ही नहीं पाए। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। और हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सभी ट्रिक और टिप्स की वीडियो है, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो एक बार आप लोग हमारे चैनल पे विजिट जरूर करें। आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।